अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। तरह तरह की खबरें पूरा दिन हमारी स्क्रीन को गरमाती रहीं और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारी इस वक्त प्रायोरिटी क्या है। क्या हमारी प्रायोरिटी कोरोना से हमारी जंग है या फिर जो जगह जगह छापे हम देख रहे थे कल नैब ने लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के लिए किए, वो भी एक अलग रंग पेश कर रहा था। बिकॉज आप देख सकते हैं मीडिया भी इसको जगह जगह फॉलो कर रहा था, भारी नफरी हर जगह जा रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि लोगों के लिए कोरोना उस वक्त एक बड़ी पॉसिबिलिटी तो नहीं कहूँगी, यानी बड़ी एक ऐसी मुज़र बीमारी है जिसका उनको ज़्यादा ख्याल है। उस वक्त प्रायोरिटी तरजीहात बिल्कुल ही एक अलग ज़ाविये में थी। लेकिन जनाब, हम प्रोग्राम की शुरुआत इसी बात से करना चाहेंगे कि आपने एहतियात ज़रूरी करनी है। दिस इज़ द टाइम व्हेन वी नीड टू बी विजिलेंट। और अगर आप समझ रहे हैं कि जी अब ख़तरा टल गया है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस वक्त ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया है। Once again, kudos to all the mothers who are making sure कि घर में सब लोग एहतियात कर रहे हों, खुसूसन उनके बच्चे। बड़ा क्यूट लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी जो मसरूफियात हैं ज़िंदगी की, रोज़मर्रा के मामूलात हैं, उनको बेहतरीन और अहसन तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें वो एक्साइटमेंट और एडवेंचर हमारे न्यूज़ के ज़रिए मिल रहा है जो कुछ हो रहा है इन लाहौर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फ्रॉम लाहौर सलीम शेख साहब। उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये कल जो कुछ होता रहा ये क्या मामला था एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। और जगह जगह हमने देखा कि कल नैब ने वारंट इशू होने के बाद रेड्स की मुख्तलिफ मकामात पे जाते रहे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनको अच्छा रन दिया बिकॉज वो कहीं पे भी ना पाए गए। किस तरह देख रहे हैं आप इस डेवलपिंग सिचुएशन को और क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम, शुक्रिया सिद्रा, आपने मुझे वक्त दिया। मैं आपको ये बताऊं कि नैब ने काफ़ी दिन पहले से जो है हम शहबाज शरीफ को 2 जून को जो है तलब किया था असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि वो आएँ और आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन हुआ ये कि 1 जून को जो है शहबाज शरीफ की तरफ से हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई, बल्कि ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी गई और कहा यह गया कि शहबाज शरीफ की जो है ज़मानत वो हो जाएगी। लेकिन वो पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद जो है वो मालूम हुआ कि नहीं, जो शहबाज शरीफ की दरख्वास्त है वो आज नहीं सुनी जाएगी, बल्कि 3 जून यानी आज जो अभी कोई 11 बजे के बाद डीबी बैठेगी उसमें सुनी जाएगी। तो उससे पहले जो है, क्योंकि वक्त था शहबाज शरीफ को 12 बजे बुलाने का, 12 बजे से 3 बजे तक का दफ्तर का टाइम था। 3 बजे तक जो है नैब ने शहबाज शरीफ के नैब में पेश होने का इंतजार किया। लेकिन जैसे ही 3 बजे उसके बाद जो है नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए जो है 96H मॉडल टाउन में पहुंच गई। और वहां पर पहले तो काफी देर जो है वो बाहर खड़ी रही। नून लीग के जो रहनुमा थे वहां पहुंच गए और उन्होंने उसको अंदर जाने नहीं दिया गया। लेकिन अब ये नहीं कंफर्म कि शहबाज शरीफ सुबह से वहां मौजूद थे या नहीं थे, या नैब की टीम आने के बाद जो है वो अपने पिछले गेट से जो है वो निकल गए। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर ये वाजे कर दूं कि हमजा शहबाज भी जब उनको गिरफ्तार किया जाना था तो नैब की टीम इसी तरह 96H पर जो है उनके घर गई थी। लेकिन उस वक्त भी काफी ज्यादा देर मुज़ाकरात हुए थे और फिर वो वहां से नाकाम लौटी थी और फिर हमजा शहबाज को हाई कोर्ट से गिरफ्तार करना पड़ा था। और आज भी मैं ये बता दूं कि हम शहबाज शरीफ के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से जो कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से, नैब की तरफ से अभी इस किस्म की कोई वजाहत नहीं आई कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के जो अहकामात हैं वो 28 मई के जारी किए गए हैं। यानी कि अब देखना यह है कि 4 रोज कबल के जो गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए, तो फिर शहबाज शरीफ को 2 जून को क्यों बुलाया गया था। अब इसमें देखना यह है कि जो हुकूमत की तरफ से कहना है कि नैब बिल्कुल आज़ाद इदारा है और नैब का ये कहना है कि हमने सिर्फ तफ्तीश के लिए बुलाया था, सवाल जवाब करने थे, वहां पर जो SOP थे कोरोना के हवाले से। सलीम साहब, आई एम सॉरी आपकी कतई कलामी कर रही हूं, कतई कलामी आपकी कर रही हूँ। कुछ लीड क्वेश्चंस भी आपसे करना चाहूँगी, तो रिक्वेस्ट होगी कि आप रिस्पांस को उसी तरह रखिएगा। सलीम साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब का वतन वापस आना, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हम कोर्ट्स को फेस करेंगे, पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, अदालत उज़्मा है, उसके तमाम फैसलों को, उनके तमाम डायरेक्टर्स को हम मुकद्दम मांगते हैं। लेकिन एक जो खिंचाव की, तनाव की सूरत हाल है, PMLN का थ्रू आउट ये मौक़िफ़ रहा है कि नैब अपने जो उसकी अथॉरिटी
एम्बेड है उसको तजावुज़ कर रहा है। क्या कल भी नैब को स्किप करना, और जिस तरह आपने भी हवाला दिया कि हमजा शहबाज शरीफ की भी जब गिरफ्तारी का मामला था तो हाई कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ा था, क्या कल भी हम यही तनाव देख रहे हैं कि नैब को असर खुद यानी PMLN इतना मलूज़े खातिर नहीं ला रही? इज दैट द रीज़न? जी देखिए, ये ना एक बिल्कुल सियासी गेम है और मुस्लिम लीग नून ने जो है नैब को बिल्कुल सियासी अदारा बना दिया है और उनका ये कहना है कि नैब जो है वो इमरान खान के इशारों पर चलता है। हालांकि देखा जी जाए तो कानूनी तौर पर नैब बिल्कुल एक आज़ाद अदारा है और नैब की तरफ से मुख्तलिफ मौके पर जो है वो वजाहत भी जारी की जाती है कि नैब मुकम्मल जो है बाख्तियार अदारा है और नैब जो है सिर्फ केस देखता है, फेस नहीं देखता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अगर आप पूरी ओवरऑल सूरत हाल देखें तो उसमें बज़ाहिर ये नजर आता है कि अपोजिशन के जो लोग हैं उनको ज्यादा तौर पर जो है उनको नोटिस दिए जाते हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आई जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह शहबाज शरीफ वतन वापस आए थे और उन्होंने आकर ये कहा था कि वो हर किस्म के अदारों का सामना करेंगे, अदालतों में जाएंगे, तो आज अगर यानी कल का दिन जो गुजरा है और एक हफ्ता पहले का उनको नोटिस जारी किया हुआ था कि आप आए और आकर जो है जवाब दें, तो मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को जो है नैब के सामने पेश होना चाहिए था और अगर अदालतों में भी जाना था और अदालतों में जाकर दरख्वास्त देनी थी जमानत के लिए, तो उनको इसके लिए थोड़ा सा वक्त जो है वो पहले जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए था। 2 दिन पहले जो है वो अदालत में जाते हैं और अदालत। बिल्कुल सलीम साहब, मुझे बताइएगा पब्लिक ओपिनियन किस तरफ जा रहा है? यानी जगह जगह अगर नैब छापे मारती है, फिर हमने देखा कि मरियम औरंगजेब साहिबा, हो सकता है जोशी खिताबत हो, लेकिन नैब पे बहुत सारे वर्बल असॉल्ट, बहुत सारे जवाबी हमले भी हो रहे हैं। फिर ये कहना कि जी अगर गिरफ्तारी शहबाज शरीफ साहब की होगी तो अवाम बनी गाला पहुंचेगी। किस तनाजुर में देखें उनकी इन स्टेटमेंट्स को हम? जी देखिए, ये सियासी बयानात हैं और मरियम साहिबा ने जो कहा वो जो से जज्बात में आकर वो सब कुछ कहा है और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी ही कोई सूरत हाल होती तो कल 96H पर जो है कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद होनी चाहिए थी। और बनी गाला की जो बात की है उन्होंने, ये सिर्फ एक सियासी बयान है और मैं नहीं समझता कि बनी गाला जाने के लिए जो है मुस्लिम लीग नून, जिसको कहा जाता है कि ये इनके साथ कारकुन जरूर है लेकिन ऐसे कारकुन नहीं है जो सड़क पर आने वाले और आकर जो है वो बनी गाला की तरफ चला जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी सूरत हाल अभी बिल्कुल नहीं आई, ये सिर्फ बयानों की हद तक है। और जैसा आपने कहा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और मैं ये समझता हूँ कि अभी जो कारकुनान है मुस्लिम लीग नून के वो इतने ज़्यादा नहीं है कि वो सड़कों पर आए और आकर जो है सूरत हाल को चेंज करें। और ये जो दोनों तरह से मुख्तलिफ राय पाई जाती है, कारकुन जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती हो रही है और ये उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके जो कारकुनान और उनके जो अहदेदारान हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और मरियम औरंगजेब साहिबा जो मुतअद्दिद बार ये कह चुकी हैं कि हमजा शहबाज जो है उनको भी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया, जबकि हमजा शहबाज के हवाले से नैब का ये कहना है कि उन पर जो चार्जेस है वो लगाए गए और अब तो चार्जेस का जवाब अदालत में देकर अदालत से बेल लेनी है और अदालत उनकी जो बेल है वो कई बार जो है वो रिजेक्ट भी कर चुकी है। और जबकि पीटीए के जो कारकुनान है उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो माजी में 2-3 हुकूमतें कर चुकी है और करप्शन जो है मुस्लिम लीग नून नहीं किया और अब करप्शन का हम हिसाब मांग रहे हैं, यानी नैब हिसाब मांग रही है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल सलीम साहब, इसके हवाले से हम केस की जो कार्रवाई है उस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन नाजरीन सवाल जो सेंट वो यही कि शहबाज शरीफ साहब के असासे 2.5 करोड़ से तजावुज़ करके बढ़ते बढ़ाते 3 अरब तक कैसे पहुंचे, इसकी मनी ट्रेल अगर नैब उनसे पूछ भी रही है तो सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा देना या इसको ये कहकर रद्द कर देना कि ये तो जी एक सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। नैब का कानूनी तौर पर बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर यह सवाल करना बिल्कुल बनता है। देखना यह है कि ये सिचुएशन आगे कैसे बढ़ेगी। लेते इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक और आपको मजीद भी खबरें देंगे कि उस्मान बुज़दार साहब द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनके सामने भी कई रिपोर्ट्स आई हैं खुसूसन कोरोना के हवाले से। सलीम साहब से उसका भी रिस्पांस लेंगे कि सिर्फ कहा जा रहा है कि लाहौर शहर में तकरीबन 6 लाख, एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। इसमें कितनी सदाकत है, कितनी मुस्तनद है ये रिपोर्ट, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे थे, अदालती कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। नैब ने समन किया हुआ है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को। जगह जगह छापों का और एडवेंचर्स एंड एक्साइटमेंट का सिलसिला जारी था कल पूरा दिन स्क्रीन्स पे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी अमल में ना आई, जिस पर हम तजिया ले रहे थे सलीम शेख साहब जो कि हमारे लाहौर ब्यूरो चीफ हैं। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं असद अली शाह साहब, हो के मैनेजिंग पार्टनर हैं विद डेलॉयट, और इसके साथ साथ साबिक सदर भी रह चुके हैं ICAP के, वन ऑफ द foremost auditors and financial experts in the country. Thank you so much असद साहब for being here. आपसे गुफ्तगू से पहले मैं सलीम साहब से एक और सवाल करना चाहूंगी। सलीम साहब, आज आप क्या मंजरनामा देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आज भी नैब कोशिशें करती रहेगी शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारियों की, और जिस तरह आपने खुद इशारा दिया कि PMLN के या तो कारकुनान की, लोगों की बहुत बड़ी तादाद उनकी सपोर्ट में बाहर निकलती, क्या आप आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, कानून के मुताबिक तो अगर शहबाज शरीफ साहब का जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है, तो अगर हाई कोर्ट से जब तक बेल नहीं होती तो तब तक नैब जो है उनकी गिरफ्तारी की कोशिश करेगा। और जो हमारी इतला है, हमारे ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि नैब की जो टीम्स हैं वो हाई कोर्ट के बाहर पहुंच चुकी हैं और शहबाज शरीफ के हाई कोर्ट के आते के अंदर दाखिल होने से पहले जो है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। क्योंकि कानून ये है और रवायत ये है कि जब भी कोई मुल्ज़म या कोई शख्स हाई कोर्ट की हदूद के अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर कोई भी अदारा जो है, चाहे वो पुलिस हो, FI हो या नैब हो, तो उस शख्स को हाई कोर्ट के हदूद के अंदर से गिरफ्तार नहीं करती है। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ हाई कोर्ट की हदूद के अंदर किस तरह दाखिल होते हैं, नैब वालों को चकमा देकर दाखिल होते हैं या फिर नैब वाले जो है उनको गिरफ्तार करके जो है अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं। अभी इस बारे जो है इब्हाम है, लेकिन जो नैब अपनी तरफ ठीक है वो गिरफ्तारी की कोशिश करेगा। लेकिन अगर शहबाज शरीफ हाई कोर्ट की हदूद के अंदर दाखिल हो गए तो फिर आज जो केस है उसकी बाज़ाब्ता समाअत होगी और उसके बाद जो है फिर ये अदालत का अख्तियार है। सलीम साहब, केस की तरफ जब हम वापस आ रहे हैं तो केस का जो सेंट्रल पॉइंट है, असद साहब को मैं वेलकम करना चाहूंगी इन द शो अगेन। साबिक सदर हैं जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब यहाँ पे मौजूद होने का। इससे पहले कि हम आने वाले बजट के ऊपर बात करें जिसके लिए हमने आपको दावत दी है, आज सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि सेंट्रल जो क्वेश्चन है, जो नैब भी शहबाज शरीफ साहब से दरियाफ्त कर रही है कि उनके 2.5 करोड़ के असासे 3 अरब तक कैसे पहुंचे। एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आप समझते हैं कि इसका मनी ट्रेल तसल्ली बख्श तरीके से अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे शहबाज शरीफ साहब? वो वापस तो आ गए कोर्ट्स को फेस करने के लिए, लेकिन क्या उनके पास तमाम फैक्चुअल डेटा, जवाबात मौजूद हैं आपकी नजर में? थैंक यू वेरी मच सिद्रा। मेरे लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उनके पास इसके जवाबात होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो तो जाहिर है उनका अकाउंटेंट और वो जो खुद उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वही बता सकते हैं जी। लेकिन जो नैब का कानून है जी, उसमें एसेट्स बियॉन्ड मीन्स अगर आपके जो इनकम के जरिए हैं उससे बहुत ज्यादा हैं जी, तो वो एक क्रिमिनल एक्ट जरूर है उसके हिसाब से सही। तो लेकिन असल में जो पूरा अप्रोच नैब ने लिया हुआ है वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से। उनको ये करना चाहिए कि इस तरह के जो केसेस हैं उस पर इंक्वायरी करें और उनसे पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जिससे भी इस तरह के इंक्वायरीज हैं वो इंक्वायरी जरूर करें जी। लेकिन उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। जब वो कह रहे हैं कि मुझसे आप इंटरव्यू कर लें, मुझसे इंफॉर्मेशन ले लें, और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर उस पर कानूनी वो कार्रवाई कर सकते हैं और रेफरेंस फाइल करें ना, उसकी एविडेंस कलेक्ट करके जो उनके पास एविडेंस है, और अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो भी कानूनी एक रेफरेंस में वो डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आप ये देखें कि इस सारे मामले में जो नैब की जो इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन अनफॉर्चुनेटली हुई हैं उसमें सक्सेस रेशियो इनका बहुत कम है और डैमेज बहुत होता है इकोनॉमी को और परसेप्शन उनकी बहुत खराब है। तो मेरी तो ये इसमें राय है कि नैब या हमारे इन्वेस्टिगेशन अदारों को
अपनी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। उनके पास कैपेसिटी की काफी कमी है, उनके पास प्रॉपर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से वो सही इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर पाते और बहुत सारी एरियाज में बहुत सारे केसेस खोल लेते हैं, फोकस नहीं होते और उनका कोई रिजल्ट जो है ना वो नहीं आता। यानी आप कह रहे हैं कि इस तरह की ऑप्टिक्स और डेवलपमेंट से डैमेज ज्यादा होता है, जिससे नैब के ऊपर भी सवाल के निशान खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो उतना जो उनकी कार्रवाई है वो उतनी मौसर साबित नहीं होती। असद साहब, आई लाइक टू कम टू द अपकमिंग बजट, जिसको लोग कोरोना बजट भी कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना की वजह से पूरी मईशत पे बहुत एक सिवियर इम्पैक्ट आया, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आई वाज लुकिंग एट योर ट्वीट्स, आपने कुछ कमेंट्स पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज पे भी किए हैं, जिसको हफीज शेख साहब ने सुना। आप क्या समझते हैं, हमारी हैसियत अवाम के क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इस अपकमिंग बजट से? देखिए सिद्रा, पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल तो जैसे हम सबको पता है कि काफी खराब है। कोरोना से पहले भी हमारा जो क्राइसिस था वो इस रीजन में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सबसे खराब है। तो ये कोरोना ने तो पूरी दुनिया को की इकोनॉमी को, मईशत को बिठा दिया है। पूरी दुनिया में जहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो अब डिफ्लेशन की तरफ जा रही है, डिप्रेशन की तरफ जा रही है, नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो पाकिस्तान के हालात तो और भी बदकिस्मती से मुझे काफी चैलेंजिंग लग रहे हैं जी। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट जी इनको दायरा, एक बहुत बड़ा इशू हमारा ये है कि हमारा इस वक्त पिछले 10-15 साल से हमारा जो डेट है वो बहुत बढ़ गया है। हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो जो है इस वक्त 100% हो गया है और हमारी कोई सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है। हमारी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो कोई इम्प्रूव नहीं कर रहा, जीडीपी भी हमारी नहीं बढ़ रही और उसके अलावा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जिससे हम एक्सटर्नल अकाउंट मीट करते हैं वो भी काफी डिप्रेस्ड है। सही। तो इसमें काफी मैं समझता हूँ कि बिजनेस एज यूजुअल टाइप ऑफ बजट जो है वो तो काफी डिजास्टर्स होगा। बिल्कुल, जिसको आपने एक मैंने इस्तेलाह देखी पीबीसी ने इस्तेमाल की है कि टैक्स चेजिंग बजट नहीं हो सकता, कि आप मजीद कोशिश करें स्क्वीज आउट करने की। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो ऑफ कोर्स इफेक्ट होंगी, बल्कि यहां तक भी कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब, यूएई स्पेसिफिकली से तकरीबन 10% उनकी जो एक्सपैट पॉपुलेशन है वो वापस अपने अपने घरों को लौट रही है। उसमें ऑफकोर्स ओवरसीज पाकिस्तानी भी होंगे। तो अभी आने वाले दिनों में हमारे लिए काफी मुश्किलात हैं। असद साहब, मैं वापस आऊंगी, एक सवाल मैं सलीम साहब से भी करना चाहती थी। सलीम साहब, ये जो सिनेरियो हम देख रहे हैं और मौजूदा हुकूमत का जो पूरा नैरेटिव है कि हम करप्शन को, एहतसाब को हम एहतसाब को बिल्कुल कलीदी बनाएंगे, सेंट्रल है हमारे मैनिफेस्टो में और उसके लिए करप्शन को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त तो अवाम का पेन पॉइंट और बढ़ गया है। उनका यानी उनकी उजरत, उनका अगर डेली जो वेजेस हैं वो उसमें कमी आई है और महंगाई उरूज पर है। क्या उनका अभी भी झुकाव इस मामले के ऊपर, नैब की कार्रवाई के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के ऊपर वैसा ही है या वो अपने मामलों में ज्यादा उलझे हुए हैं? अवाम का सेंटिमेंट इस वक्त आप क्या देखते हैं? जी, अवाम की अगर बात करें तो अवाम का कभी भी जो है वो इन सियासी जमातों या बड़े लोगों के साथ कभी कोई किरदार नहीं रहा। वोट डालते हैं तो हुकूमत जो भी आ जाए उनको नहीं पता होता कि ये नून लीग की हुकूमत है या पीटीआई की। अवाम तो जब भी है वो इसी बात पे पिसरी होती है कि उनको महंगाई जो है वो पहले से ज्यादा मिलती है और जो भी हुकूमत आती है वो महंगाई को कंट्रोल करने की बात जरूर करती है, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं होती। जैसे अब देखिए, आप कोई 35 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक हुकूमत जो है वो अवाम पर नहीं लेके आ सकी। कल भी वजीर आला पंजाब ने कहा है कि जितना भी हमने ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की हैं, इनका इम्पैक्ट जो है वो अवाम पर आना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा असर ये हुआ है कि महंगाई पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अगर मुर्गी का गोश्त ईद से कबल 260 रुपए किलो मिलता था तो वो आज 360 रुपए मिल रहा है और हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है कि
हम जो मुर्गी के डीलर्स हैं उनके साथ बैठकर निगोशिएट कर सकें, लेकिन वो जो है उन्होंने अपनी मनमानी की और 260 रुपए हुकूमत की तरफ से रेट दिया गया है मुर्गी का, यानी 100 रुपए का फर्क है। हुकूमत जो है इसको कंट्रोल करने में नाकाम है। और इस तरह आप दूसरी चीजें, लेकिन सलीम साहब इसके अंदर बहुत सारे दूसरे मुतारिकात भी हैं जो थोड़ी बहुत, मेरी बड़ी लिमिटेड सी नॉलेज है। अगर आप देखें कि जो कोरोना का टाइम पीरियड था, क्वारंटीन में हमने रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया, तमाम केटरिंग बंद हो गई, लोगों की अपनी खपत में, डिमांड में बहुत हद तक कमी आई, तो उस वक्त ही फोर्सी किया जा सकता है। आपने और हमने सबने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे वो मनाजिर देखे जब बाकायदा ट्रक भरे हुए चूजों के, चिक्स के, उनको डंप कर दिया गया, अंडों को बीच रास्ते में तोड़ दिया गया। तो हमें तो नजर आ रहा था कि ये सप्लाई में जब कमी आएगी तो मुर्गी की जो गोश्त की कीमतें हैं उसने ऊपर जाना ही जाना है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो दूसरे मुतारिकात है, पेट्रोलियम से हम डायरेक्टली इसको नहीं जोड़ सकते, बिकॉज जो मुर्गी की फीड तक होती है उसका एक एक जो अंदर उसमें एडिशन हुआ हुआ है, जो चीजें उसमें शामिल की जाती हैं, वो हम सबकी सब इंपोर्ट करते हैं। लेकिन असद साहब, ये एक बड़ा आम तासुर, मैं इसको देख रही हूँ कि टेलीविजन पे बहुत दफा ये डिस्कस किया जा रहा है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35% तक कमी आई है, 7 रुपए फी लीटर अभी हाल ही में जो 1 जून से लेवी किया गया है उसमें कमी आई है, तो फिर महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? इसको जरा हमारी आवाम को आम फहम अंदाज में बताइए कि क्या इतनी जल्दी असर आ सकता है चीजों की कीमतों में? देखें, जो सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए और हम सब के लिए, वो ये है कि क्योंकि मईशत बिल्कुल ठप हो गई है और ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी बिजनेसेस बैठ गई हैं। जैसे आप कह रही थी, बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, टूरिज्म, ये शादी के घर और नॉर्मल बिजनेस जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। तो इस वक्त तो कंजम्पशन बहुत कम हो गई है और बिजनेसेस क्योंकि चल नहीं रही हैं, तो बहुत सारे डेली वेजर्स जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है इस वक्त इन्फ्लेशन का इतना बड़ा मसला। मेरे ख्याल में ये जो हुआ है फूड साइड पे, वो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की वजह से है और वो टेम्पररी है। आगे जाके मुझे ये नजर आ रहा है कि पेट्रोलियम की, जैसे आपने कहा कि प्राइसेस भी कम हुई हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा सबसे बड़ा कि क्योंकि कंजम्पशन कम हो रही है, लोगों की आमदनी कम हो रही है, तो इन्फ्लेशन तो कम होनी चाहिए और हो जाएगी। लेकिन असल मसला इस वक्त ये है कि इस वक्त लाखों अफराद, करोड़ों, मैं समझता हूँ कि मे बी आई थिंक 10 मिलियन पीपल may have been unemployed, और उसके जो इम्पैक्ट है उसका और उसका जो मईशत लोगों पे, हमारी इकोनॉमी पे, पूरी सोसाइटी पे, वो बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तो साहब, आपके कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा कि आपने कहा कि इकोनॉमिक रिवाइवल इज कंटिंजेंट टू डोमेस्टिक कंजम्पशन को रिवाइव करने पे। तो आपने जिस तरह खुद इशारा दिया, अभी हमारी सर्विसेज इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं। रिलीफ पैकेज की अगर बात है, हुकूमत के पास क्या क्या स्ट्रैटेजीज एंड स्टेप्स मौजूद हैं ताकि वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को दोबारा रिवाइव कर सके, उसको थोड़ी सी रिलीफ दे सके, लोगों को कंजम्पशन की तरफ ला सके? क्या कर सकती है हुकूमत? उसमें जाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हुकूमत के जो एक तो IMF प्रोग्राम में है, उसकी डेट हमारा बहुत ज्यादा है, तो उसकी जो लिमिटेशंस काफी हैं उनके फाइनेंसेस के ऊपर। अब उसमें जैसे मैंने ट्वीट भी किया था, उसके लिए इस वक्त बोल्ड स्टेप्स लेने की जरूरत है। इस वक्त दुनिया जो है वो फेवरेबली देखेगी। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को G20 और बाकी अदारों के पास जाके अपनी एक्सटर्नल डेट को रीशेड्यूल कराना चाहिए, और वो मेरे ख्याल में वो करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ये जो इन्होंने पैकेज दिया था, रिलीफ पैकेज और इकोनॉमिक रिवाइवल, वो 1.2 ट्रिलियन का था, लेकिन उसमें उसका आधा भी एक्चुअली इस्तेमाल नहीं कर पाए वो, और वो कुछ उसमें डुप्लीकेशन भी है। तो मैं समझता हूँ जैसे अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी का 10% और बाकी मुल्कों ने भी अपनी मईशत का 10-15% जो है वो रिलीफ पैकेजेस दिए हैं। तो पाकिस्तान को कम से कम हमारा जो GDP है 4.3 ट्रिलियन है, तो कम से कम 4 ट्रिलियन का पैकेज
चाहिए, जिसमें एक तो डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करें। ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है उससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। एब्सोल्युटली राइट, ये तमाम वो स्टेप्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं। हफ्ता रह गया है, बहुत सारी तजावीज़ हुकूमती इदारों तक पहुंची हैं, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स रोजमर्रा के हमारे दूसरे मामलात भी हैं। ऑन गोइंग इंसाफ का, करप्शन का, नैब की कार्रवाइयों का मामला है, एंड ऑफ कोर्स द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 दैट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, बल्कि तमाम ही इदारे, हम एज अ सोसाइटी वी आर ट्राइंग टू कॉम्बैट। बहुत बहुत शुक्रिया असद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद होने का। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे थे सलीम शेख साहब, हमारे ब्यूरो चीफ, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। हम चलते हैं जी एक छोट की तरफ, और सबसे पहले जो यहाँ बात की जा रही है डोमेस्टिक इकोनॉमी का, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में $1 बिलियन इंडस्ट्री है जी शादियों की, लेकिन वो भी ऑफ कोर्स इफेक्ट हुई हैं कोविड-19 में। जो बड़ी बड़ी दावतें, इशाइये हम खाया करते थे वो सब खत्म हो रहा है, बल्कि तजावीज़ में यहाँ तक कहा गया है कि मैरिज हॉल्स को खोला जाए और वन डिश पार्टी तो एटलीस्ट बनती है, तमाम SOPs को फॉलो करते हुए। लेकिन हमारे स्टार्स ने इसका इंतजार नहीं किया, और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो रिश्ता इज़्वाज में बंधे ड्यूरिंग द क्वारंटीन पीरियड ओनली। उनके बारे में बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। क्या दिन थे वो भी क्वारंटीन और कोविड-19 से पहले। हम तैयार होते थे, तकरीबात में जाते थे, या तो इंतज़ार होता था रेड कार्पेट पिक्चर्स का, या अगर किसी का कोई पर्सनल इवेंट भी है, कोई फंक्शन है, कोई शादी है, तो क्या हाइप डेवलप होती थी। कहा जाता था कौन सा डिज़ाइनर इनके कपड़े बना रहा है, क्या लुक होगी, कहाँ से तैयार होंगे। ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया फ्रेंजी। जो भी सेलिब्रिटीज़ के, पब्लिक फिगर्स के चाहने वाले होते हैं, उनको फॉलो करने वाले होते हैं, वो यकीनन उनके बिग डे का इंतजार कर रहे होते हैं। अब इसी फ्रेंजी को देख के कई लोग छोटी प्राइवेट सेरेमनीज भी करते हैं, लेकिन आमतौर पे लोगों का ख्याल होता है कि जितना बड़ा स्टार होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्टार पावर, उतना ही बड़ा इशाइया, और फिर वहां आने वाले मेहमानों में भी बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सितारे शामिल होंगे। लेकिन हमने ये देखा कि बड़ी अच्छी रिवायत इस दफा ड्यूरिंग द कोविड-19, प्रोबेबली द ओनली गुड थिंग, क्योंकि हम सब चाहते थे कि कोई अच्छी खबर भी हमारे सामने आए, कोई खुशी की खबर भी हमारे सामने आए। तो पाकिस्तानी फैंस के लिए ज़बरदस्त बात यह हुई कि एक के बाद दूसरी, और ऐसा नहीं कि कोई एक दो, बल्कि 5 ज़बरदस्त कोविड-19 वेडिंग्स हुई आपके फेवरेट स्टार्स की। यानी बड़े बड़े नामों ने इस दफ़ा सोचा कि मौका गनीमत है, कोई बात नहीं, अगर सब कुछ लॉकडाउन में है, क्वारंटीन में है, एक सिंपल सी खूबसूरत सी सेरेमनी में रिश्ता इज़्वाज में बच जाते हैं। बल्कि ये जो बिल्कुल शुरू ही हुआ था तो हमने देखा कि आहद मीर एंड सजल अली, जो कि टेक्निकली क्वारंटीन में इनकी शादी नहीं हुई, बट इट वॉज रियली द बिगिनिंग ऑफ कोरोना, और उसके बाद जो शुरुआत हुई है तो हम देखते हैं कि 5 जबरदस्त पावर कपल्स ने इसी तरह की न्यूज हमारे लिए ब्रेक की। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि किस किस ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्वारंटीन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन शादी का खूबसूरत बंधन में वो बंध गए। लेट्स टेक अ लुक। दुनिया भर में कोरोना से इंसानी जिंदगियां शदीद मुतासिर हैं। मिलना जुलना और शादी ब्याह जैसी तकरीबात भी खत्म होकर रह गई हैं। ऐसे में पाकिस्तानी शोबिस फनकारों ने लॉकडाउन में कम लोगों की मौजूदगी में शादी करके मिसाल कायम कर दी। जी जनाब अली, तो हर एक ही ये जो स्टोरी है, हर एक कपल ही बहुत यूनिक है। जिस तरह हमने कहा कि ज़बरदस्त रिवायत है। समीना अहमद साहिबा, मंजर सहबाई साहब की जब हम बात करें तो इतनी खूबसूरत चीज़ ये लगती है कि आम तौर पे हम जिन रीजंस को एसोसिएट करते हैं शादी से, कि जी बच्चों के लिए, ख़ानदान को, लड़का कमाऊ पूत है या नहीं, कितना बड़ा ख़ानदान है, कितना बड़ा घर है, इसमें प्योरली ये नज़र आया कि पीपल फॉर द सेक ऑफ कंपेनियनशिप, और ख़ास तौर पर एक इमोशनल सपोर्ट की जो आपको ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे टैबूज को, बहुत सारे स्टिग्मास को माशरे के ठुकरा कर हमारे सामने ये ज़बरदस्त मिसाल आती है। इसके अलावा अगर बात की जाए निम्रा साहिबा की, निम्रा की शादी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से हुई है। सो ऑफ कोर्स हम जैसे कहते हैं ना कि कोई भी फासला ज़्यादा नहीं था, जब दिल से दिल मिल जाता है सो पीपल जस्ट स्टेप्ड ऑन इट एंड टुक द बिग डिसीजन। इसके अलावा अगर हम देखें फरियाल महमूद की शादी में भी, फरियाल की तमाम फैमिली इस वक्त लॉकडाउन में अमेरिका में मौजूद थी एंड शी वॉज हेयर अलोन, लेकिन हमने देखा कि ये भी एक ऑनलाइन वर्चुअल, यानी आपकी क्लोजेस्ट फैमिली भी, आपके अपने बहन भाई, आपकी अपनी वालदा वर्चुअली इस शादी में शिरकत कर रही थी, फिर भी ये शादी हुई। अच्छा जी, आखिरी कपल की बात करने से पहले आज के हम अपने टॉपिक से भी इसको रिलेट करेंगे।
पर्सनल लाइफ, यानी ये स्टार्स जो आपके बहुत पसंदीदा हैं एंड ऑफ कोर्स इनके लाखों करोड़ों चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं, तो उतना ही शदीद रद्द अमल भी आता है। कभी कभार छोटी छोटी चीज़ों पे तनकीद हो जाती है, कभी ये बात की जाती है कि जी आपके कपड़े सही नहीं थे, आपके लुक सही नहीं था, आपका फलाना सही नहीं था, कभी आपकी गुज़िश्ता ज़िंदगी को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। आई थिंक शहरोज वॉज ऑल्सो अ लिटिल मिफ्ट, और मेरे ख्याल में सही तौर पर उनको होना भी चाहिए। मिला जुला तासुर तो मेरे ख्याल में हमने इसको बड़ा सॉफ्टली आपको बताया है। हुआ ये कि एक वबाल खड़ा हुआ, उनकी गुज़िश्ता शादी से, उनकी साबका अहलिया से, उनकी फैमिली से इसको कंपेयर किया गया, सदफ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, यहाँ तक कि शहरोज एक्चुअली केम आउट एंड मेड अ वीडियो बिकॉज ही वाज सो मिफ्ड एट द रिएक्शन ही वाज गेटिंग। उसका एक पोर्शन जो वो बड़ा अहम है मेरे लिए, और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात यही थी, वो हम आपको सुनवाते हैं। लेट्स टेक अ लुक। ये है कि सोशल मीडिया किसी को नहीं बख्शता, और ये एक वन वे स्ट्रीम होती है, बल्कि एक सैलाब, एक तूफान बदतमीजी आपकी तरफ आता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शहरोज को अपने आप को डिफेंड करना पड़ा। इट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर हिम, क्योंकि उनकी जो इस वक्त की ज़िंदगी है वो इससे ज़रूर मुतासर हो रही होगी। उन्होंने कहा कि अलहदगी इख्तियार की उन्होंने सायरा शहरोज से, और उसके बाद एक तरह से कहा जाने लगा कि प्रॉबली क्योंकि इतनी जल्दी इनकी दोबारा शादी हो गई, उसकी रीज़न सदफ थी। एंड आई थिंक ही वाज क्लियरली पॉइंटिंग आउट कि मैं अपनी बेटी का मुझे ज़्यादा ख्याल है। लेकिन इसमें जो ज़्यादा अहम बात है कि क्या इस तरह सोशल मीडिया पे पर्सनल लाइफ्स को डिस्कस, अटैक और टार्निश करना चाहिए? इसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या हमारे अपने कोई राइट्स नहीं है अगर हमें कोई ऑफेंड कर रहा हो? इस बारे में बात करेंगे आज। हमारा यही मौजूद, इस पे आप भी कॉल करके हम बताइएगा कि व्हाट इज योर ओपिनियन। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वील बी बैक एंड वील बी टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया एंड पर्सनल लाइफ्स। आपके क्या राइट्स हैं और कहाँ पे वो लकीर, वो बाउंड्री ड्रॉ करनी चाहिए जिसके बाद यू शुड नॉट टेक सच अब्यूज। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पर्सनल लाइफ। लोग कहते हैं कि जब आप पब्लिक फिगर हों, सेलिब्रिटी हों, तो ऑफ कोर्स आपकी अपनी ज़िंदगी में रादर देन जस्ट आपका जो रोल है, अगर आप सियासत से आपका ताल्लुक है, कोई वैसे आप मीडिया फेसिंग कैपेसिटी में हैं, उसके अलावा भी पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन हाउ यू लिव योर लाइफ। और अब जबकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर आप इंगेज भी करते हैं। क्वारंटीन में हमने देखा कि बहुत सारे स्टार्स इंस्टा लाइव सेशंस कर रहे थे, फेसबुक लाइव्स कर रहे थे, मैं भी कर रही थी। उससे भी आपका एक डायरेक्ट राब्ता होता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज, और एटलीस्ट व्हाट इज नाउ बीइंग व्यूड एज अ प्रॉब्लम इज, जब आपकी इनपुट के बगैर भी, ये किसी ट्रिगर की इसको ज़रूरत नहीं होती, लोगों का आपके ऊपर एक कमेंट, एक ओपिनियन की एक यलगार आ जाए। शादियों का हमने आपको पैकेज दिखाया है, उसके अलावा खुसूसन अगर बात की जाए कुछ कंट्रोवर्सीज की, कंट्रोवर्सी भी नहीं है, अच्छी भली रोज and people had a reaction to that. People started comparing her with the first wife. ये कितना ट्रॉमेटिक हो सकता है आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आपको कोई एक शख्स कोई बुरी सी बात कह के चला जाए, आप बहुत देर तक उसको सोचते रहते हैं। लेकिन आप सोचें कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऐसे कमेंट्स का आना जिसमें एक के बाद एक लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, इट्स अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। इस पे बात करते हैं जी कि अगर आप इसके रिसीविंग एंड पे हों तो आपके क्या राइट्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर आप यू आर नॉट एट द रिसीविंग एंड, अगर आप एक व्यूअर हैं, क्या खामोश रहना सही है या उसके अंदर एम्ब्रॉयल होकर जो आप सही समझते हैं उसको भी बात करते रहना बहुत अहम है। इस पर हम बात करते हैं, आपकी कॉल्स भी आएंगी जी, नंबर्स आपके सामने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरमद हक, हु इज़ अ थेरेपिस्ट एंड इमोशनल वेलबीइंग इज़ ऑफ कोर्स हिज सब्जेक्ट। तो इनसे लेंगे कि साइकोलॉजिकली व्हाट इज़ द इम्पैक्ट एंड हाउ बेस्ट आर वी प्रिपेयर्ड टू फाइट इट। और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी निगत दाद साहिबा, हु इज़ अ वेल नोन पाकिस्तानी चैम्पियन ऑफ द डिजिटल राइट्स and a human rights activist as well, so उनसे हम बात करेंगे थोड़ी ही देर में। सरमद, अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम जी। You're awfully brave to be in our studios today. ये एक ऐसी चीज़ अब कोविड की है जिसके साथ हमारे पीएम ने भी कह दिया कि हम आपको अब हमें रहना है। सो काम कहीं रोकने नहीं है, अपने SOPs अपनी एहतियात बरकरार रखते हुए विद द राइट SOPs। हर इंडिविजुअल यूनिक है, उसके अलग तरीके की एहतियात हो सकती है, घर की या बाहर की। सो उस सारी चीज़ों को साथ रखते हुए हियर आई एम। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, मुझे बताएं कि कोरोना
evokes a reaction in us and I want to come to our main topic. लेकिन मुझे बताएं, हम में से हर शख्स अब उस स्टेज से गुजर चुका है जब उसको कोई ना एक छींक आई तो हमें फील हुआ कि शायद खुदा ना खासा हमने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर लिया, यानी वो भी तो एक लेवल ऑफ फियर होता है ना, वो साइकोसोमैटिक हम कहते हैं इसको, द सिम्टम्स। एब्सोल्युटली सिद्रा, जब से कोविड शुरू हुआ है हमने बाकी सारी डिजीजेस को साइड पे कर दिया बिकॉज नाउ इट्स अ मिक्स। अब आपको कुछ भी फील हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे घर में भी किसी को फील हो रहा होता है कि 2 छींकें आ गई हैं, सो कहीं कहाँ गए थे, उस स्टोर में गए थे और वहाँ तो कोविड नहीं था, सो हमें वो सिम्टम्स अब फील हो गए। सो देयर इज अ फियर, देयर इज अ कांस्टेंट फियर। अब हम नॉर्मल बुखार को भी या हल्के से फीवरिश फील करने को भी या स्लाइट कॉफिंग को भी हम समझते हैं कि कोविड की एक निशानी। सो दिस इज अ जनरल फिनोमेना नाउ सिंस द लास्ट 3 months, जबकि ये लॉकडाउन हुआ है और लोग अपने आप को क्वारंटीन में गए हैं। सो कोविड इज इन द एयर, एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड कोविड, सो नाउ वी हैव टू लिव विद इट। और मैं समझ सकता हूँ कि जिन लोगों के वो फेयर्स हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल की। आमतौर पे हम कहते थे लव इज इन द एयर, यू नो, हैप्पीनेस इज इन द एयर, अब कोविड इज इन द एयर। लेकिन साथ साथ अगर पाकिस्तानी स्ट्रेटोस्फीयर और खास तौर पे सोशल मीडिया स्ट्रेटोस्फीयर को देखा जाए तो बदतमीजी इज ऑल्सो इन द एयर, यानी एवरीबडी feels it is their birthright, यानी ये मेरा हक है कि मैं हर चीज़ के बारे में मेरा एक ओपिनियन हो और मैं वो अनफिल्टर्ड ओपिनियन जाके कहीं टाइप कर दूं। ये क्या होने लगा, ये ने डू यू थिंक दैट दिस इज बिकॉज वी आर ऑल एट होम और हमारे पास कुछ और नहीं है करने को? सिद्रा, अगर हम थोड़ी सी बैक हिस्ट्री पे जाएं, सो दिस हैज़ बीन हैपनिंग एवर सिंस सोशल मीडिया हैज स्टार्टेड। इनफैक्ट सोशल मीडिया से पहले आप इसको बुलिंग के फॉर्म में भी इन पर्सन ले सकते थे। जब से सोशल मीडिया आया है एंड पूरी दुनिया में सोशल मीडिया है, सो वी टेक दिस इन द फॉर्म ऑफ ट्रोलिंग। अब कहीं ना कहीं मैं, आप या कोई पूरी दुनिया में जितने लोग यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, ट्रोलिंग का शिकार होते हैं। दिस इज अ वेरी जनरल फिनोमेना अराउंड सोशल मीडिया। पहले हमें समझना ट्रोलिंग है क्या। ट्रोलिंग इज जस्ट नॉट एन आर्ग्यू, आप अगले की जाती लाइफ को लेके या जाती उससे जो प्यारे जुड़े हैं उससे लेके कोई मलिशियस कमेंट्स या उसके ज़ात के बारे में कुछ कर दो तो वो ट्रोलिंग में आएगा। इन अदर वर्ड्स, हम अपने व्यूअर्स के लिए इसको क्लैरिफाई कर दें कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका ये हक है कि आपका एक ओपिनियन है, ये मेरा ख्याल है, या मैं सिर्फ इजहार ख्याल कर रहा हूँ, ये नॉर्मल इजहार ख्याल की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, नॉर्मल तनकीद की भी बात नहीं कर रहे कि आपको मेरे किसी अमल से इख्तिलाफ है तो आप मुझे उसके बारे में टोक रहे हैं या अपनी तनकीद का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इतनी ज़्यादा एसिडिक किस्म की, यानी वो जो कहते हैं ना तलवार की धार की तरह तिरछी, और ऐसी बातें करना जिससे आपको पता हो कि अगले को से तकलीफ होनी है, और वो कभी कभार बेसलेस भी होती है। एब्सोल्युटली। और ट्रोलिंग में कहते हैं सिद्रा कि दिस इज मोर इंटेंशनल, दिस इज विद अ पर्पस। पर्पस क्या निकलता है कि अगले को उकसाना, अगले को तकलीफ पहुंचाना। ना जब आज का ये टॉपिक था तो हमने सेलिब्रिटीज को देखा, हमने इन सारी चीजों को देखा। सेलिब्रिटीज ऑलरेडी वो पर्सनालिटीज हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनकी छोटी सी छोटी कंट्रोवर्सी या छोटा सा छोटा स्कैंडल लोग उसको भी फॉलो करते हैं, and they make arguments and they make comments about that as well. सरमद, हम बढ़ावा कैसे दे रहे हैं? मैं अक्सर इस बात में बात करती थी कि ये नॉर्मल ट्रायंगल भी नहीं है ना, कि मिसाल के तौर पर अगर सेलिब्रिटी ए किसी की भी बात की जाए, उसके ऊपर अगर कोई जाके ट्रोलिंग कर रहा है तो वही शख्स इसमें शामिल नहीं है, वो लोग भी इसमें शामिल हैं जो, अगर आपके पास किसी सेलिब्रिटी का या किसी इंसिडेंट का कोई मीम पहुंचा तो मैंने 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं भी उस जलती में तेल डाल रही हूँ, माशाल्लाह अपना हिस्सा डाल रही हूँ कि मैंने और लोगों तक वो बात पहुंचाई है। एब्सोल्युटली। आपका अब जरिया सोशल मीडिया आपके सर्वाइवल की एक किट बन गया है फॉर बहुत लोगों के लिए। आपका सर्वाइवल इस पर डिपेंड कर रहा है। आप देखें, अभी हम कोविड की बात कर रहे थे, पीपल आर नॉट इंटरैक्टिंग, नॉट गोइंग आउटसाइड। सोशल मीडिया हैज बिकम द प्लेटफॉर्म टू इंटरैक्ट। सोशल मीडिया हैज बिकम द प्लेटफॉर्म कि लोग अपने ब्रांड्स चेकआउट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। किसने, अब ये बहुत सारी चीजें निकली थी ऑनलाइन की, अब ऑनलाइन किसी की डिलीवरी लेट हो गई तो वो भी सोशल मीडिया पे आ गया था, इस ब्रांड की डिलीवरी लेट हो गई है, इसकी नहीं, उसकी मीम्स बनना शुरू हो गई थी ऑनलाइन की कि आप ऑर्डर करो आपको गलत चीजें मिल रही हैं। इन अदर वर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है रियलिटी और एक्सपेक्टेशन का जो गैप था ना, उस पर बात करनी लोगों ने शुरू कर दी थी। हम सब ने एक खाका बड़ी आइडियल जिंदगी का बनाया होता है, जहाँ जहाँ उसमें कमी थी। मिसाल के तौर पर जी चिप्स का पैकेट खोलें, उम्मीद थी आपको कि पूरा भरा हुआ होगा, लेकिन जब उसमें आधे चिप्स और आधी हवा है तो आपने उसको तस्वीर लेके फिर कहना शुरू कर दिया, देखें जी मेरी अनमेट एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, आपको रिमाइंड करते चले, टेलीफोन नंबर आपके सामने है, निगहदाद
मेरे ख्याल में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, क्या उनसे बात हो सकती है? मुझे प्लीज बताइए। जी जनाब, निगत हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम निगत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और उम्मीद तो ये थी कि आप स्काइप पे हमारे साथ होंगी, वी आर स्टिल ट्राइंग फॉर दैट मैटर। लेकिन सबसे पहले जरा ट्रोलिंग के मामले पे बात कर लें। अभी हमने ये एस्टैब्लिश किया कि ये बड़ा इंटेंशनल एसिडिक अटैक होता है। इसका रुझान पाकिस्तानी सोसाइटी में बल्कि पूरी दुनिया में इतना बढ़ता क्यों चला जा रहा है, एंड हाउ कैन वी एक्चुअली पुट अ स्टॉप टू इट और ट्राई टू कंट्रोल इट और ट्राई टू मैनेज इट? थैंक यू सो मच सिद्रा। आई थिंक आपने ऑलरेडी ट्रोलिंग के हवाले से काफी बात भी की है, लेकिन इसका रुझान पूरी दुनिया में उसकी काफी रीजंस हैं कि क्यों बढ़ता चला जा रहा है। एक तो ये कि एक्सेस जो है वो टेक्नोलॉजी का और इंटरनेट का वो काफी वो भी बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ कोविड के दिनों में पाकिस्तान में जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो 15% ज्यादा जो है वो बढ़ गई है जी। और उसका रीजन हम सबको पता है कि लॉकडाउन है और सारा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सी रीजंस हैं ट्रोलिंग की। एक तो ये कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमारे पास उनकी एक्सेसिबिलिटी पहले आ गई, लेकिन उनके अराउंड जो एथिक्स हैं या उनके अराउंड जो गाइडलाइंस हैं या सेल्फ रेगुलेशन है या इवन कवानीन भी जो हैं उससे अभी भी हम लोग कैचअप कर रहे हैं। ना सिर्फ रियासतें बल्कि इंडिविजुअल्स जो बाकी डिफरेंट एक्टर्स हैं इसी उससे रिलेटेड सोशल मीडिया कंपनीज वगैरह। दूसरी बात ये कि दौर बहुत तेजी से बदल रहा है। जनरेशनल जो एक मैं देखती हूँ गैप, वो ये कि हम में से बहुत से लोग बहुत सी ऐसी बातें जो हम समझते हैं कि हम नहीं कर सकते, वो हमारे यंग जनरेशन जो है, जो यंग लोग हैं जो सोशल मीडिया के दौर में ही पैदा हुए और उन्होंने इन टूल्स से खेला है और उनसे खेलते हुए बड़े हुए हैं, तो उनकी अगर आप स्पीच चेक करें तो वो बहुत डिफरेंट है उस स्पीच से जो कि थोड़ी पुरानी जनरेशन की थी। कह देना चाहिए निगत हमें कि स्पीच मुख्तलिफ नहीं, गैर मुहज़्ज़ब है। यानी काफ़ी वो चीज़ें जो आप और मैं हिचकिचाएं कहने में, क्योंकि अल्फाज का इंतखाब हमें अच्छा ना लग रहा हो कि यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये लफ्ज़ मैं ऑन एयर इस्तेमाल नहीं कर सकती या ये लफ्ज़ मैं किसी पब्लिक स्पेस में लिख नहीं सकती। बहुत सारे लोग हम में से कोई आरी महसूस नहीं करते और ये उनकी लैंग्वेज स्किल्स की कमी नहीं है, ये उसमें तहजीब की कमी है। यानी इस बात की कमी है कि अगले बंदे का रिएक्शन क्या हो सकता है। मैं सिर्फ अपनी बात कहकर निकल जाना चाहता हूँ, क्या कहेंगी आप? मेरा ये जाती इससे फुली एग्री नहीं करूंगी कि ये एक अनकल्चर्ड एक बात है, या मतलब हम उसको अनकल्चर्ड बात कह सकते हैं या अनसिविल कह सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम में से बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं इस जनरेशनल गैप को अंडरस्टैंड करने में। बहुत सी स्पीच जो हमारे यंग लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप बाहर भी देखें, जो ऑनलाइन वो इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी डेली कन्वर्सेशंस का हिस्सा है, वो एक पॉप कल्चर का हिस्सा है और वो स्लैंग्स इस्तेमाल करते हैं और जो कि बहुत हम में से बहुत से लोग उसको तसव्वुर भी नहीं करते कि हम आपस में बात करते हुए उसको इस्तेमाल करेंगे, बट दैट्स वेरी कॉमन अमंग देम। और जब वो ऑनलाइन आते हैं और उन्हीं स्लैंग्स को इस्तेमाल करते हैं और या जो कि अभी भी ना सिर्फ ये कि ओल्ड जनरेशन में या आप मीडिया हाउसेस में भी देख लें या हमारे जो डिफरेंट मीडिया ग्रुप्स हैं उस तरह तो काफी ख्याल जो है वो हो रहा है के साथ और स्पेशली मिलेनियल्स के आने के बाद। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पे, मिलेनियल्स में तो शायद हम भी अपने आप को टेल एंड में तस्वुर कर लेंगे उसमें, लेकिन बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे निगत, वो ये है कि जनरेशन जी इट्स ऑलरेडी ऑनलाइन। एंड मैं फिर भी ये कहूंगी कि जिसको मैं गैर मुहज़्ज़ब कह रही हूँ कि एक बेबाक, एक बोल्ड स्टेटमेंट का होना और एक बदतमीज स्टेटमेंट का होना, इनमें बड़ा फर्क होता है। यानी क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज पे भी चलो नहीं जाते। एक जो ट्रेडिशनल मीडिया, अब मैं इसको कहूंगी टेलीविजन हैज नाउ बिकम, हमारा जो बेंट है वो टुवर्ड्स नेगेटिव ज्यादा है। लेकिन अगर ये माशरती रवैये हैं, ये एक अनसेंसर्ड स्पेस है जिसके अंदर कोई एडिटोरियल कंट्रोल एज सच नहीं है, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, वहां पे भी आप नहीं समझती कि जो ट्रोलर्स हैं
वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में आपको नेगेटिविटी का डोज देते हैं कि जो अच्छाइयां हैं, जिस पर्पस के लिए, जिस विजन के साथ ये पोर्टल्स बनाए जाते हैं, वो साइडलाइन हो जाते हैं, एंड देन द वेरी डार्क साइड ऑफ पीपल इज प्रोबेबली व्हाट टेक्स द सेंटर स्टेज। इस पे आप क्या कहेंगी निगत? मेरा सीधा जाती ख्याल एज अ फ्री स्पीच एडवोकेट, मेरा ये जाती ख्याल ये है कि, और मैं हमेशा इसमें मुझे टेंशन नजर आती है, क्योंकि मैं सिर्फ फ्री स्पीच की बात नहीं करती बल्कि मैं ऑनलाइन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की भी बात करती हूँ। और बहुत दफा फ्री स्पीच में और जो वायलेंस या ट्रोलिंग है उसमें एक टेंशन आ जाती है कि जो ट्रोलर्स है वो कहते हैं ये मेरी फ्री स्पीच है, लेकिन जो जिसके साथ हरासमेंट हो रही होती है उसको वो कहता है मेरे भी राइट्स हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये एक टेंशन शुरू से है, और ये राइट टू फ्री स्पीच और प्रिवेसी में भी है। लेकिन जो आपका सवाल है कि ये एक बहुत ज्यादा जगह घेर लेते हैं और एक नेगेटिविटी उस स्पेस में आ जाती है, या एक डार्क साइड जो है वो ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती है, मैं उससे एग्री करती हूँ। और लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि हम लोगों ने बहुत सा रुझान ये देखा है कि जो ट्रोल्स हैं उनका जो वो बड़े कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और उसका जो कल्चर डेवलप किया वो इंडिविजुअल्स ने डेवलप नहीं किया, वो बाकायदा प्रॉपर एक्टर्स ने डेवलप किया है जिनके पास रिसोर्सेज इन ट्रोल आर्मी आने की थी। ये अलग बात है कि हम उनकी अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कल्चर को भी देखना पड़ेगा कि नो, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट निगत, यू हैव टच्ड अपॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखें, मिजाज बनते बनते बनाया जाता है। हम कहते हैं कि अगर हमारे सियासी शोज बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं तो हमने पहले ट्रेन किया, हमने व्यूअर की आंख को, उसके जहन को इसके लिए तैयार किया कि इतनी बोल्डनेस, इतना अग्रेशन, इट इज ओके, एंड देन स्लोली दे ऑल्सो बिकेम द सेम वे। यानी पहले पीटीवी के जमाने में सवाल करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। आपने प्राइवेट मीडिया ने सवाल को बहुत बेबाक बनाया, तुर्श बनाया, तो फिर लोग भी उसी तरह सवाल करने लगे। इसी तरह जो आप बात कर रही हैं वो बड़ी अहम है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सियासतदान, हमारे गेस्ट जब आके सोशल मीडिया ट्रेंड्स की बात करते हैं तो बाकायदा इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि ये ट्रेंड बनाए जाते हैं, ट्रोल आर्मीज हैं, बॉट अटैक्स हैं। इस पे थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि इस वक्त जो हम ट्रेंड्स देखते हैं, जी ट्विटर पे फलाना हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, वो कितना ह्यूमन है और कितना मैन्युफैक्चर्ड है? उसमें मैं यही बात कहूंगी कि जो सियासतदान आके ये बात करते हैं कि ट्रोल अटैक उन पे होते हैं या ट्रोल आर्मीज हैं, उन्हीं की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया सेल्स हैं, और ना सिर्फ ये कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बट हमारी इवन रूलिंग पार्टी जो है, और जो ट्रोल आर्मीज बनाई हुई हैं उन्होंने जो, और मैं बहुत दफा ये कह चुकी हूँ ऑनलाइन के हमारे पूरे ऑनलाइन कल्चर को पोल्यूट कर दिया उन्होंने, और जो उन्होंने ट्रेंड सेट किए हैं अब इंडिविजुअल्स भी उन्हीं ट्रेंड्स को लेकर के चलते हैं। जो ट्रोल आर्मीज अटैक करती हैं तो वो सब बॉट्स नहीं होते, उनको ह्यूमन सेट करते हैं उन ट्रोल्स को, और ये ऐसे ही ऑनलाइन शुरू नहीं हो जाता, इनकी पूरी प्लानिंग होती है, इनके बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इनको एक टाइम पहले बताया जाता है कि कल हमने इस टाइम से इस टाइम तक ये हैशटैग ट्रेंड करना है, और वो कुछ दफा मैंने हैशटैग देखे हैं जो को खुद उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वायलेशन कर रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो इतने गलीज होते हैं कि आप उनके बारे में आप उन हैशटैग का नाम नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो आप देखें जो अगली पॉलिटिक्स है और जो डर्टी पॉलिटिक्स है, जब आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उसके लिए इस्तेमाल किया तो आपने एक कल्चर डेवलप कर दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा निगत, आई थिंक दीज आर वेरी पर्टिनेंट पॉइंट एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू पुटिंग इट आउट देयर फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आमतौर पे इन चीजों के बारे में बात नहीं होती। लोग समझते हैं कि भाई ये आम राय है, लोगों की राय यही है, ये किस हद तक मैन्युफैक्चर्ड है, किस तरह आपके परसेप्शंस को बनाया जा रहा है, एक खास तरफ आपकी सोच को ले जाया जा रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, निगत को हम स्काइप पे लेने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको ये बताते चलें कि लाहौर में कार्रवाई इस वक्त की जा रही है और मुतवक्के है कि हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी अमल में आ जाए, इन प्रोबेबली मूविंग टुवर्ड्स द न्यूज। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़, इस हद तक काबिल एतराज़ रखती हैं कि मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कल मैं डॉक्टर खालिदा गौस के साथ थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ऑन द शो ब्लैक लाइव्स मैटर। तो उन्होंने कहा इंसिडेंट दिखाएं, बताएं लोगों को कि हम किस हद तक तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुके हैं, किस हद तक हम अपनी इक़्तिदार को पामाल करते हैं कि इट हैज़ बिकम ओके टू टॉक एंड एक्ट दिस वे। एक मीम आपने बड़ा पॉपुलर देखा होगा कि जी फलाने शख्स ने BMW को छोड़ के मेहरान पे इक्तफा कर लिया, एंड कंटिन्यूइंग इसी तरह की लैंग्वेज, सोने को छोड़ के कचरा चुन लिया। आप रियलाइज करते हैं कि आप किसी की बीवी, किसी की इज्जत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। हाउ हैज दिस बिकम ओके? और इसको देख के हम हंसते हैं, कहकहा लगाते हैं। हमारा अपना मजा की यानी जो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है वो किस हद तक सिक हो चुका है। वी हैव अ कॉलर विद अस, पहले उनसे बात करते हैं। समद, आई डू वांट टू डिस्कस दिस विद यू के why has this become okay? So let's first take the caller in. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सदर अब्दुल वहाब बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वहाब साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक चुना है आपने। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं, ये जो तूफान बदतमीजी है और इसमें इतने काबिल एतराज जुमले, बातें, ताने तशने दिए जा रहे हैं, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, सर्टेनली मेरा भी रिएक्शन वैसा ही है जो एक पढ़े लिखे और मैच्योर फर्द का होना चाहिए। मसला असल में ये है कि हमारी अभी जो पब्लिक है सोशल मीडिया और मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से एक इर्तिकाई अमल से गुजर रही है, और इनको मेरे हिसाब से मैच्योर होने में अभी 5 से 10 साल का अर्सा दरकार है। सोशल मीडिया चूंकि इट्स नॉट ब्राइडल मीडिया, यू कैन राइट एनीथिंग, और उसमें यही आता है कि उस पर बास फोर्स नहीं है। अगर आप मिस स्टेट करते हैं फैक्ट्स को, किसी पे इल्जाम लगा देते हैं, तो उसको मतलब नोबडी कैन टेक दैट बैक। मसला सारा यही है। तो यहाँ पे मसला ये है कि जो भी आपने लिखना है, कहना है, इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, बहुत मेच्योरिटी के साथ, कि वो किसी को हर्ट ना करे, अगेंस्ट द फैक्ट्स ना हो। और असल में मैं बशमूल मेरे बहुत सारे लोग बहुत सारे सालों से इसी चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि भाई आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगाते हैं, किसी के हवाले से कमेंट करते हैं, पहले उसको वेरीफाई करें। पर्सनल लाइफ को आप एक साइड पर रखें, उसकी पब्लिक लाइफ अगर आपको इम्पैक्ट कर रही है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा सीधा इसी हवाले से मैं एक बात और भी करना चाहूंगा जी कि सोशल मीडिया और लोगों का रवैया एक तरफ ये है, लेकिन जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उन पे भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। उनको अब एक तो देखें, सोशल मीडिया में उस हवाले से अगर बहुत ज्यादा इन होंगे और बहुत ज्यादा वो इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को। अच्छा बाब, मैं एक सिंपल सा आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि 2 दफा मैंने देखा है शहरोज पर्सनली, आई थिंक वो बहुत ट्रिगर हुए, बहुत उन्होंने इम्पैक्ट लिया। पहले भी अपनी पहली अलहदगी के मामले पे भी उन्होंने बाकायदा आके उसको डिफेंड किया, उसके लिए एक वीडियो बनाई, आज भी बनाई है। क्या आपको लगता है कि जब ये यलगार आ रही हो तो सेलिब्रिटी के पास बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए? उसको इग्नोर करे या उसका जवाब दे? देखिए, बेहतरीन तरीका ये है कि उसको इग्नोर करे और जो है टाइम दे। लोग जो है असल में हमारे पास बहुत हेस्टी हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाज हैं, फौरी तौर पर रिएक्शन देते हैं, और लाइफ में एक उसूल ऑपरेट करता है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। बहुत शुक्रिया वहाब। आई थिंक दिस इज अ गोल्डन एडवाइस फॉर एवरीबडी वाचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। सरमत, क्या कहेंगे योर एडवाइस टू सेलिब्रिटी और एनीबडी एट द रिसीविंग एंड? एक बुलिंग का ही आपने कहा ना, साइबर बुलिंग के जुमरे में आता है, तो अगर आपकी तरफ ये बौछार आ रही हो तो उस वक्त बेहतरीन हमारे पास रिएक्शन क्या है? सिद्रा, मैं सेकंड करूंगा जो कॉलर इन्होंने कॉल की थी, और बहुत इन्होंने अच्छी बात की है, एंड वन दैट मेक्स सेंस कि आप रिएक्शन अगर दोगे एंड इफ दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्शन मत दो, बिकॉज रिएक्शन आपका किसी तरीके का भी हो तो उससे और मवाद मिल रहा है लोगों को बात करने के लिए। सो इसमें आपने रिस्पॉन्ड किस तरह करना है? कहते हैं बहुत अच्छा तरीका ट्रोलिंग को रिस्पॉन्ड करने का है कि यू शिफ्ट टू ह्यूमर, यू रिस्पॉन्ड इन अ ह्यूमरस वे। Either you respond in a humorous way or you don't respond at all. No, but I want to, अगर आपने कहा कि इसको एक मज़ाहिया तरीके से या लाइट हार्टेड तरीके से करें, किसी के लिए क्या मजाक है? क्योंकि आमतौर पे अगर मेरी आपसे बड़ी बेतकल्लुफ दोस्ती है तो आपके साथ मजाक में मैं आप पे भी कोई बात कर सकती हूँ, आपको अटैक कर सकती हूँ ताकि यू पुट इन योर प्लेस। अगर आपने मुझ पे एक वार किया तो मैं आपको जवाब में कह सकती हूँ। आगे आपके फेसलेस लोग हैं, वो आपको कोई भी ताना तशना दे रहे हैं, आप उनको जानते भी नहीं हैं,
अगर आप इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं तो फिर नीचे सलाह की एक लंबी कतार आ जाती है कि भाई आप सेलिब्रिटी हैं, आपको हौसला करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सिद्रा, सब आइडियली तो यही समझा जाता है कि रिस्पॉन्ड ना करें, बिकॉज अगर आपने रिस्पॉन्ड किया है तो फिर आप और लोगों को वो कंटेंट दे रहे हैं टू कंटिन्यू विद द डिस्कशंस एंड विद दोस मैलिशियस कमेंट्स। बेस्ट चीज यही होती है कि आप उस चीज को इग्नोर कर दें। हमने ट्रेंड ओवर द इयर्स यही देखा है, ट्रोलिंग को कहीं भी उठा लें, जब से ट्रोलिंग शुरू हुई है या जितनी इस पर रिसर्च हुई है कि 2, 4, 6 दिन इग्नोर किया आपने, रिएक्ट नहीं किया है, लोगों को कोई और चीज होगी और शिफ्ट कर जाएंगे उस पर। और ये होता चला जाएगा। इससे जिस तरह हम अब कोविड के साथ रह रहे हैं या बाकी बीमारी के साथ रह रहे हैं, हमें ट्रोलिंग के साथ भी, हम नेशनल जियोग्राफिक पे जैसे देखते हैं ना कि कोई भेड़िया, कोई भालू, कोई जानवर आ जाए और वो सूंघता सूंघता पहुंच गया, तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने स्टिल हो जाना है, आपने जवाब नहीं देना। और बल्कि इमोशनल अब्यूज के लिए भी अगर आप इस इस्तिलाह को ऑनलाइन जाके ढूंढना भी चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, ग्रे रॉक मेथड। कहा जाता है कि अगर आपके घर में भी कोई अनस्टेबल पर्सनालिटी हो, जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, बड़ा जज्बाती स्ट्रॉन्ग उनका रिएक्शन आता है, तो उनके साथ मिनिमल रिएक्शंस दें, मिनिमल उनको मवाद दें, मिनिमल उनको ऐसा अपनी कोई वीकनेस बताएं, क्योंकि अगर आप जज्बाती होंगे तो आपकी जबान से भी कोई ऐसी बात निकलेगी जो मजीद पलट कर आपको हमला यानी उनको अटैक करने का आप पे मौका देगी। सो वील टॉक मोर अबाउट द ग्रे रॉक मेथड कि इसको आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जरा क्विकली छोटे छोटे मेरे सवालात हैं इससे रिलेटेड। निगत भी हमारे साथ मौजूद हैं, सरमद भी। निगत, अगर आपको याद हो, हम थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो की आपसे पहले बात की, लेकिन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी में जब लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल किए जाते हैं तो कभी कभार ये उनको इस बात का आईना भी दिखाता है कि उनके अल्फाज, उनका कोई स्टेटमेंट, उनके कोई प्रोसीजर्स, कोई उन्होंने अगर ऐसा स्टेप लिया है वो कितना टोन डेफ था। यानी अगर वो लोगों की आम राय के मुताबिक मुनासबत से नहीं होता तो फिर कभी कभार ये जो ट्रोलिंग होती है ये उनको एक बैकफुट पे भी डालता है, उनको एक आईना भी दिखाता है कि आपको अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्या ऐसी सूरत हाल में जब वो इंगेज करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं वो सही होता है? उस वक्त उनके पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। मैंने देखा है सेलिब्रिटीज को रिस्पॉन्ड करते हुए डिफरेंट सिचुएशन में या पब्लिक फिगर्स को। मेरा जाती ये ख्याल है वर्किंग ऑन दिस फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स इवन विद पब्लिक फिगर्स, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब खास तौर पे ये एक पूरे ट्रेंड चल रहे हों या एक ट्रोलिंग का जो वो बहुत ऊपर तक जा रही हो, तो उस वक्त आपको रिएक्शनरी मोड में नहीं आना चाहिए एज समबडी हु इज अ पब्लिक फिगर, बिकॉज पीपल लुक अप टू यू और आपकी हर बात जो है वो मैटर करती है। ऑल्सो जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, आपने देखा होगा कि एक इंडिविजुअल की स्पीच जो है उसके लिए जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जो एक पब्लिक फिगर है उसके लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस थोड़ी डिफरेंट है। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं निगत, अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें, इस वक्त ब्लैक लाइव्स मैटर में इशू यही है कि ओवर एक्सेसिव यूज ऑफ द स्टेट पावर्स, यानी जो रियासत ने आपको एक अथॉरिटी दी है उसका गलत इस्तेमाल करना। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो इस वक्त अमेरिका में हो रहा है उसके रिस्पांस में ट्वीट करते हैं कि व्हेन द लूटिंग बिगिंस द शूटिंग विल बिगिन, और इस पे लोगों ने बड़ा एक शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि जी ये तो फिर फर्स्ट अमेंडमेंट की भी इसमें धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? ही इज नॉट रिस्पॉन्डेड, ही इज नॉट रिएक्टेड, ही इज नॉट डिफेंडेड हिमसेल्फ। क्या कहेंगी आप? मेरा ये जाती ख्याल है कि ट्विटर ने इन ट्वीट्स के ऊपर पहली दफा जो लेबल्स लगाए हैं, उन्होंने 2 लेबल जो है वो लगाए हैं, एक फैक्ट चेक का और दूसरा ग्लोरीफाइंग वायलेंस का। मेरा अपना जाती ख्याल है, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पोजीशन दैट आई एम होल्डिंग राइट नाउ, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट द ट्विटर टुक, स्पेशली जब आपके सामने एक पूरी एक पावरफुल स्टेट और वहां पे इस तरह के एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है और जहां पे
आप पूरी रेस को टारगेट कर रहे हैं स्टेट की तरफ से। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट द सोशल मीडिया कंपनी कैन डू एंड दे डिड। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो पॉलिसीज हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, वो कोई ऐसी स्टैट्यूट नहीं है कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर पब्लिक फिगर्स की स्पीच जेनोसाइड को हवा दे रही है तो आप क्यों नहीं उन पे लेबल्स और फिल्टर्स लगा सकते? आई थिंक दैट्स these are very important questions that एब्सोल्युटली, बल्कि हमें इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। हमने फेसबुक पे ही देखा कि जब खास तौर पे पाकिस्तान की पोलियो मुहिम को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे फेक पेजेस आ गए, बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन आ गई। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेसबुक शट डाउन सो मेनी ऑफ दीज मलिशियस पेजेस जो कि नुकसान पहुंचा सकते थे हमारी पोलियो इरेडिकेशन मुहिम को। थैंक यू सो मच निगत फॉर बीइंग हियर। यही सवाल, आखिरी क्वेश्चन सरमद आपके पास लेके आऊंगी। ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं अपने आप को उस वक्त एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड रखने के लिए? बिकॉज वी सी रिएक्टिंग, अदर पीपल मे नॉट बी सो ओवर्ट इन देयर रिएक्शन, लेकिन तकलीफ तो होती है। एब्सोल्युटली सिद्रा, जैसे कि अभी निगत ने भी कहा, नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। ठीक है, हम पब्लिक फिगर्स या सेलिब्रिटीज एक पोजीशन में होते हैं एंड पीपल लुक अप टू देम, उनकी हर बात को देखते हैं और समझते हैं। हमने यहाँ ये भी देखना है कि अगर कहीं ना कहीं ट्रोलिंग हो रही है और सेलिब्रिटीज फील करते हैं, और अगर दे फील दे आर एट मिस्टेक समवेयर, कहीं अगर फील करते हैं, हम हमारी assumptions अलग हैं कि वो लोग मिस्टेक पे हैं, लेकिन अगर वो एक्चुअली कहीं फील करते हैं कि दे आर एट मिस्टेक, दे कैन कम आउट एंड रिएक्ट वेरी अप्रोप्रिएटली एंड प्रॉब्ली एक्सेप्ट एज वेल कि ये गलती हुई थी एंड I apologize. I think एक पिक्चर परफेक्ट इमेज बनाने के चक्कर में भी कभी कभार हम मिस्टेक्स करते हैं, बिकॉज इफ यू हैव समहाउ कोई ह्यूमन एरर आपसे हो जाए, कोई गलत लफ्ज का इस्तेमाल हो जाए, कोई ऐसा अमल जिससे आपको लगता है कि भाई आपके इमेज के साथ नहीं जाता था, तो आई थिंक इसमें भी बड़प्पन है कि आप आए और उसको एडमिट कर लें। एब्सोल्युटली, और वो ट्रोलिंग को हम जो बेस कर रहे हैं कि ट्रोलिंग को रोकना है, क्योंकि ये चीज होती रहेगी, इसको किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सरमद फॉर बीइंग हियर एंड फॉर शेयरिंग दीज वेरी यूजफुल टिप्स विद अस। नो रिएक्शन या अपने रिएक्शन को कंटेन करना, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि हम ये भी रियलाइज करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक जो आपको वल्नरेबल बनाती है, जो आपको एक्सपोज करती है, इज ऑल्सो ओवर शेयरिंग। यानी एक मेरा फेवरेट टर्म होता है, जब कोई आपसे बात करे और आपको लगे कि हद से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हम उसको TMI कहते हैं, यानी टू मच इन्फॉर्मेशन। तो टू मच इन्फॉर्मेशन, मवाद, कंटेंट लोगों को ना दें तो उनके पास भी चीजें कम होंगी आपको टारगेट करने के लिए। आई होप दैट वाज यूजफुल एडवाइस फॉर यू। हम आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।